नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए और उन सब विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिनके पास इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है। क्योंकि भले आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या 11th में हो या फिर 12th में हो, आपको ये जानना ही पड़ेगा कि दुर्लभता क्या होती है, आर्थिक समस्या क्या होती है या फिर चयन की समस्या क्या होती है, केंद्रीय समस्याएं क्या होती है और 3 महत्वपूर्ण केंद्रीय समस्या, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये सारी चीजें बिना समझे आप अर्थशास्त्र को नहीं समझ सकते हैं, भले आप थर्ड ईयर में क्यों ना हो। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमारी जो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है वो दुर्लभता के ही वजह से स्टार्ट होती है। अगर दुर्लभता नहीं होती तो शायद इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं होता और इस समय मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता। तो ये वीडियो सारे के सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है इकोनॉमिक्स का, अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पर आप मुझे अपना फोन नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई मुझे डोनेट करना चाहता है गूगल पे के थ्रू तो मुझे डोनेट भी कर सकता है, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। और दोस्तों, मैंने एक और नया चैनल बनाया है 9th-10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें मैं इंग्लिश, मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि दुर्लभता आखिर होती क्या है। देखिए, दुर्लभता समझे बिना आप कभी भी अर्थशास्त्र नहीं समझ पाएंगे। देखिए, दुर्लभता किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल, दुर्लभता का मतलब होता है एक स्थिति से, यानी एक अवस्था से। जैसा कि मैंने यहाँ पे इसका अर्थ लिख रखा है कि जब किसी संसाधन की मांग उसकी पूर्ति से शून्य कीमत पर भी सदैव अधिक होती है तो उस अवस्था को दुर्लभता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा गोल्ड है, गोल्ड यानी सोना, उसकी पूरे विश्व में कितनी मांग है? बहुत ज्यादा मांग है। क्या उतनी ही मात्रा में प्रगति ने हमें वो चीजें दी हैं? नहीं दी है। सोना उतनी मात्रा में इस प्रगति में नहीं है। तो सोना एक कैसा संसाधन हो गया? दुर्लभ संसाधन हो गया। यहाँ पे दुर्लभता का मतलब कुछ लोग कमी से लेते हैं, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, दुर्लभता का मतलब है अगर हम उसे अपनी मानवीय आवश्यकताओं के साथ तोले तो आप पाओगे कि जो हमारी मानवीय आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, जबकि उसके कंपैरिजन में प्रगति ने हमें उतने संसाधन नहीं दिए हैं। और कुछ संसाधन जो कि प्रगति में मांग से भी ज्यादा उपलब्ध हैं, जिन्हें हम असीमित संसाधन कहते हैं, उनका अध्ययन हम कभी भी अर्थशास्त्र में नहीं करते हैं। तो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट क्यों पढ़ा जाता है? अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो वो पढ़ा जाता है दुर्लभता के कारण। यानी अगर हम मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधनों को तोले तो संसाधन हमारे बहुत कम है, जबकि आवश्यकताएं हमारी बहुत ज्यादा है। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? दुर्लभ संसाधन कहते हैं। एक और एग्जांपल के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि पेट्रोलियम पूरे विश्व में कार को चलाने के लिए, यातायात के संसाधनों के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पेट्रोलियम चाहिए होता है। बड़े बड़े कारखाने, मशीनों को चलाने के लिए भी हमें पेट्रोलियम चाहिए होता है। तो पूरे विश्व में जितनी भी कंट्रीज है उन सभी की मांग है, बट पेट्रोल क्या सारे के सारे देशों में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। कुछ ही देशों में पाया जाता है, 25 से 26 देश हैं, वहां पे ही वो पाया जाता है। यानी फिर पेट्रोल कैसा संसाधन हो गया? दुर्लभ संसाधन हो गया। यानी बहुत ही सिंपल सी बात, जो भी संसाधन हमारी आवश्यकताओं की तुलना में, यानी हमारी मांग की तुलना में बहुत कम है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? दुर्लभ संसाधन। अगर मान लीजिए अगर दुर्लभ संसाधन नहीं होते,
मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई भी संसाधन दुर्लभ नहीं होता और सारे के सारे संसाधन असीमित होते और जो देश की सरकार जितनी वस्तुएं बनाना चाहती, जितनी सेवाएं बनाना चाहती और वो बना सकती, तो फिर दोस्तों अर्थशास्त्र भी नहीं होता। क्योंकि अर्थशास्त्र का उदय या अर्थशास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? जस्ट बिकॉज ऑफ दुर्लभता। क्योंकि हमारे जो संसाधन है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है हमारी मांग की तुलना में। अगर हम उसे अपनी आवश्यकताओं की तुलना में संसाधनों को तोले यानी सापेक्ष करें, तो हम पाएंगे कि दुर्लभता एक सापेक्ष अवधारणा है। मतलब वैसे तो संसाधन बहुत हैं, बट अगर हम उन्हें आवश्यकताओं के साथ तोले तो वो संसाधन बहुत ज्यादा कम है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि दुर्लभता क्या होती है। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट में नोट लिखा है कि दुर्लभता मांग ज्यादा है पूर्ति से शून्य कीमत पर। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को ये चीज नहीं समझ आती कि शून्य कीमत पर ये क्या है। देखिए दोस्तों, जब आप नदी से पानी पीते हैं, जब आप नदी से पानी पीते हैं या फल से, पेड़ से या फल तोड़ते हो, क्या आपसे पेड़ या नदी पैसे मांगती है? नहीं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी प्रकृति है, जो प्रकृति है वो हमें जितने भी संसाधन उपलब्ध कराती है वो क्या कराती है? शून्य कीमत पर कराती है। यानी प्रकृति से हमें जितने भी संसाधन मिलते हैं वो शून्य मिलते हैं, यानी शून्य कीमत पर मिलते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे पूर्ति के साथ शून्य कीमत पर लिखा है, यानी प्रकृति हमें सारे के सारे संसाधन शून्य कीमत पर उपलब्ध कराती है। और अगर कोई संसाधन जो प्रकृति की तरफ से हमें शून्य कीमत पर उपलब्ध है, अगर उसकी मांग बहुत ज्यादा है, पूर्ति उसकी कम है प्रकृति की तरफ से, तभी उस संसाधन को हम क्या कहेंगे? दुर्लभ कहेंगे। अब दुर्लभ संसाधनों के अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं, जैसे कि हमारे ईंधन हो गए जिसमें पेट्रोल, कोयला, डीजल हो गए, हमारे फल फ्रूट हो गए, हमारे कृषि उत्पाद हो गए, हमारे खाद्यान्न हो गए, बहुत ही ज्यादा। अगर हम बात करें अपने टोटल संसाधनों की तो केवल और केवल 10% ही ऐसे संसाधन हैं जो असीमित है, यानी प्रगति में बहुत बड़ी मात्रा में है, जबकि 90% जो हमारे संसाधन है वो दुर्लभ है, यानी कम है हमारी आवश्यकता की तुलना में। याद रखना है, आपने आवश्यकता की तुलना में ही बोलना है, क्योंकि संसार ये जो दुर्लभता ही कैसी अवधारणा है? सापेक्ष अवधारणा है, रिलेटिविटी थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट है ये। क्योंकि जब भी हम इसे अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से इसे तोलेंगे तो हमारे संसाधन हमेशा कम मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि कोई इंसान कितना भी पैसे वाला हो, उसकी इच्छाएं, उसकी आवश्यकताएं हमेशा बढ़ती चली जाती है। भले उसके संसाधन बढ़ते जाएं, पर उसकी आवश्यकताएं, उसकी इच्छाएं उससे ज्यादा ही रहती हैं हमेशा। तो इसी बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि दुर्लभता की वजह से ही हमें अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि कैसे हम इन दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग करके अपनी अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अगर दोस्तों दुर्लभता नहीं होती तो अर्थशास्त्र भी नहीं होता, क्योंकि दुर्लभता के कारण ही हमारा अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दुर्लभता और चयन एक दूसरे से संबंधित है कैसे, थोड़ा सा मैं इसको पहले समझाना चाहूं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पिताजी की 10,000 रुपए सैलरी है, आपके पिताजी की केवल 10,000 रुपए सैलरी है, बट आपके परिवार की जो आवश्यकताएं वो असीमित हैं। आपको खाने के लिए चाहिए, आपको पहनने के लिए चाहिए, आपको राशन चाहिए, बहुत सारी आवश्यकताएं, बट जो आय है, जो इनकम है वो क्या है? बहुत ज्यादा कम है। अब उस कम आय का आप कैसे प्रयोग करें कि आपकी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताएं क्या हो जाए? पूरी हो जाए। ये आपको कौन सिखाएगा? अर्थशास्त्र सिखाएगा। जहां पर आपके संसाधन सीमित होंगे वहां पे आपको विभिन्न प्रकार की अपनी आवश्यकताओं में से कुछ आवश्यकताओं को चुनना पड़ेगा और कुछ आवश्यकताओं को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप एक बात सोचिए, आप बाजार में गए, ठीक है, आपकी जेब में 1,000 रुपए थे, आप पालिका मार्केट गए, आप कपड़े खरीदने गए थे, आपकी जेब में केवल 1,000 रुपए थे, तभी तो आपको ये सोचना पड़ेगा ना कि मैं एक पैंट लूं या 2 टी-शर्ट लूं, या एक पैंट और एक टी-शर्ट, एक शर्ट लूं। अगर मान लीजिए आपकी जेब में अनलिमिटेड पैसा होता तो क्या आप कभी सोचते? ऐसा नहीं सोचते।
तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पे दुर्लभता होगी वहां पर एक व्यक्ति को चयन करना ही पड़ता है। चयन का मतलब होता है चुनना। क्या होता है? चुनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक विद्यार्थी हैं, आपका जो समय है वो भी सीमित है, आपकी किताबें भी सीमित हैं, आपके टीचर भी सीमित है, यानी आपके संसाधन क्या है? बहुत कम है, यानी सीमित संसाधन है। अब उन सीमित संसाधनों का प्रयोग करके आप कैसे ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं, इस वजह ये आपको अर्थशास्त्र समझाएगा। तो देखिए दोस्तों, जहां पे संसाधन सीमित होंगे वहीं पे चयन की समस्या उदय होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर आर्थिक समस्या या फिर चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है और आखिर ये होती क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल। अगर आपसे कोई पूछता है कि आर्थिक समस्या क्या होती है, बहुत ही सिंपल। देखिए, जो भी समस्याएं एक देश की अर्थव्यवस्था में संसाधनों के दुर्लभ होने के कारण और उनके वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण उत्पन्न होती हैं, तो ऐसी समस्याओं को हम आर्थिक समस्या या फिर चयन की समस्या कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि चयन की समस्या उत्पन्न क्यों होती है? तो इसके दो बहुत ही बड़े कारण हैं। इन दो कारणों की वजह से ही दोस्तों हमें अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ता है। अगर हमारी दुर्लभता नहीं होती तो शायद हमें कभी भी चयन नहीं करना पड़ता। जब हमें चयन ही नहीं करना पड़ता तो कभी भी हमें अर्थशास्त्र की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी संसाधन सीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित हैं। और जो सीमित संसाधन भी अगर होते और उनका वैकल्पिक प्रयोग नहीं होता तब भी अर्थशास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एप्पल है, एप्पल यानी सेब। अगर सेब को केवल खाया जा सकता और उससे कुछ भी नहीं किया जा सकता तो फिर तो समस्या ही नहीं थी। परंतु देखिए, सेब से आप शराब भी बनाते हैं, सेब से आप बहुत सारी मेडिसिन भी बनती है, सेब से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो सेब बहुत कम है हमारी आवश्यकता की तुलना में और उसका हम एक से ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो इस वजह से ही हमें क्या करना पड़ता है? अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अर्थशास्त्र ही इसको समझा सकता है। तो आर्थिक समस्या या फिर चयन की जो समस्या होती है उसके उदय होने के दो कारण हैं। पहला कारण है मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब है कि अगर आप उन्हें मानवीय आवश्यकता की तुलना में तोलेंगे तो वो बहुत ज्यादा कम है। इसलिए मैंने कहा मानवीय आवश्यकता को एक तराजू में रखें, दुर्लभता संसाधनों को दूसरे तराजू में रखें। मैं अगर इसको ऐसे बना के दिखाऊं, मान लीजिए ये हमारी नीड्स हैं और ये हमारे संसाधन हैं, तो आप देखेंगे जो हमारी नीड्स है ना वो बहुत ज्यादा है, यानी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है, जबकि हमारे जो रिसोर्सेज है ना वो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, तभी मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि ये क्या एक सापेक्ष अवधारणा है। अगर आप इसको मानवीय आवश्यकता के साथ तोलोगे तो संसाधन हमारे उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दुर्लभ का मतलब क्या है? सीमित संसाधन होते हैं और एक असीमित संसाधन होते हैं। असीमित का तो अध्ययन हम करते ही नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश है या हवा है, कभी देखा कि सरकार सूर्य के प्रकाश के वितरण की कुछ नीति बना रही है या फिर हवा की कोई नीति बना रही है? नहीं ना, क्योंकि जितनी उसकी मांग है इस पूरे विश्व में वो उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा है। तो हम उसका अध्ययन करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? क्योंकि जो संसाधन हमारी आवश्यकता की तुलना में बहुत ज्यादा है उसको हम पढ़ के कभी भी मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो संसाधन हमारी आवश्यकता की तुलना में कम है उसी का हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, याद रखना है ये बात। अब बात करते हैं दूसरा कारण। पहला कारण तो आपको समझ में आ गया आर्थिक समस्या के उदय होने का। दूसरा कारण आप समझिए कि दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। अब देखिए, वैकल्पिक प्रयोग को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। हमारा एक संसाधन है श्रम। क्या है दोस्तों? श्रम। या फिर हमने ले लिया पूंजी, या हमने एक और महत्वपूर्ण संसाधन ले लिया भूमि। ये तीन हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संसाधन है। अब देखिए, जो श्रम है ना इसका प्रयोग हम कृषि के लिए भी कर सकते हैं,
विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी बात दोस्तों, हम इसको मकान बनाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए संसाधन एक है, संसाधन क्या है, एक है, बट उसके हम प्रयोग क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, ये जो हमारा संसाधन है, एक तो ये मानवीय क्षमता की तुलना में क्या है, कम। जितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है उसकी तुलना में लेबर हमारा क्या है, कम। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि ये कम जो संसाधन है ना, इसका हम एक से ज्यादा कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। हम इसे कृषि के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, हम इसे उद्योग धंधों में भी प्रयोग कर सकते हैं, हम इन्हें निर्माण कार्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं, हम इन्हें घर बनाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी देखिए पूंजी का प्रयोग हम कृषि में भी कर सकते हैं, उद्योगों में भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बनाने में भी कर सकते हैं। तो देखिए संसाधन, एक तो पहली बात कि वो कम है, और दूसरी बात कि उनका बहुत सारा प्रयोग है, यानी एक से ज्यादा कार्यों में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होगी। ऐसी भूमि की भी बात कर लें अगर हम, तो एक भूमि है, मान लीजिए एक भूमि का टुकड़ा है, 100 एकड़ जमीन है, हम उसमें खेती कर सकते हैं, या उस पर फैक्ट्री लगा सकते हैं, या फिर उसमें हम एक सिनेमा घर बना सकते हैं, या क्रिकेट ग्राउंड बना सकते हैं। तो देखिए संसाधन एक होता है, बट उसके एक से ज्यादा प्रयोग होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, मोबाइल फोन आपसे जुड़ा हुआ एक एग्जांपल दे देता हूं। मोबाइल फोन क्या है, आपका एक संसाधन है, ठीक है। आप मोबाइल फोन में गेम खेल पाते हैं, कॉल कर पाते हैं, मैसेज कर पाते हैं, इंटरनेट चला पाते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो मल्टी यूजेस हो गया। तो मल्टी यूजेस को या फिर अल्टरनेट यूजेस को ही हम क्या कहते हैं, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग। जब एक संसाधन को एक से अधिक कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है तो उसे संसाधन का वैकल्पिक प्रयोग किया जाता है। और ये दो ही कारणों की वजह से दोस्तों आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, यानी चैन की समस्या उत्पन्न होती है। और इसी चैन की समस्या को सुलझाने के लिए, या इसी आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए अर्थशास्त्र आता है अस्तित्व में। अगर दोस्तों ये चैन की समस्या नहीं होती या दुर्लभता की समस्या नहीं होती तो शायद फिर दोस्तों अर्थशास्त्र भी नहीं होता। अर्थशास्त्र इस समस्या को ही सुलझाने के लिए अस्तित्व में आया है। अगर हमारे संसाधन असीमित होते, उनका वैकल्पिक प्रयोग भी नहीं होता, कोई भी देश कितना भी मात्रा में कोई भी वस्तु सेवा का उत्पादन कर पाता, तो फिर शायद अर्थशास्त्र भी नहीं होता। ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि जहां पे कमी होगी यानी दुर्लभता होगी, वहां पे आपको चुनना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात, आपके पास 1000 रुपए हैं तो ही तो आपको ये चुनना पड़ेगा ना कि भैया मैं कौन सी चीज खरीदूं और कौन सी चीज नहीं खरीदूं। क्लियर है ना, बहुत ही सिंपल। देखिए आप कपड़े खरीदने गए थे, तो एक तो पहली बात तो आपके पास पैसे कम थे, पहली बात। दूसरी बात, आप उन पैसों से शर्ट भी खरीद सकते हो, टी शर्ट भी खरीद सकते हो, जूते भी खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। यानी उस पैसे का प्रयोग अगर आप शर्ट खरीदने के लिए ही कर सकते और किसी के लिए नहीं कर सकते, फिर तो समस्या ही नहीं थी। पहली बात, वो पैसा कम है आपके पास। दूसरी बात, आप उसका एक से ज्यादा कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। इसी बात को आप ध्यान में दें। तो देखिए दोस्तों, ये तो बात क्लियर हो गई आपको कि दुर्लभता क्या होती है, आर्थिक समस्या क्या होती है। अब बात करते हैं केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। आपसे इस पे पक्का पूछा जाता है कि केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। देखिए आर्थिक समस्या ही केंद्रीय समस्याएं होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि केंद्रीय समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण है, तो यही 2 कारण है, ठीक है। बट केंद्रीय समस्या क्या होती है, देखिए कोई भी एक मुक्त अर्थव्यवस्था हो, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था हो, विकसित अर्थव्यवस्था हो, अविकसित या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हो, सरल अर्थव्यवस्था हो, या फिर विकसित अर्थव्यवस्था हो, जटिल अर्थव्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, भले वो मुक्त हो, भले वो स्वतंत्र हो, भले वो विकसित हो, भले वो अविकसित हो, भले वो सरल हो, भले वो जटिल हो, कैसी भी अर्थव्यवस्था हो, कहीं की भी अर्थव्यवस्था हो, इस पूरे विश्व में सभी देशों को 3 चीजों का निर्णय लेना ही पड़ता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी देश है, कैसी भी अर्थव्यवस्था है, उसके संसाधन कैसे हैं, दुर्लभ, और दूसरी बात उनके क्या है, वैकल्पिक प्रयोग। तो सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में 3
ऐसी समस्याएं होती हैं जो उस देश को मतलब सहन करनी पड़ती है। तो केंद्रीय समस्या को अगर मैं डिफाइन करूं तो केंद्रीय समस्या ऐसी समस्याएं होती हैं जो एक राज्य की ना होकर, एक नगर की ना होकर, अपितु संपूर्ण देश की होती है और वो हर प्रकार की अर्थव्यवस्था पे लागू होती है, भले वो कैसी भी अर्थव्यवस्था हो। और केंद्रीय समस्या को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि केंद्रीय समस्याएं ऐसी समस्याएं होती हैं जो संसाधनों के दुर्लभ होने के कारण और उनके वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण उत्पन्न होती है। ये बात याद रखना, ये किसी राज्य विशेष से निर्भर नहीं होती है, ये संपूर्ण देश से, संपूर्ण विश्व से संबंधित होती है। और कोई भी देश की सरकार हो, भले वो केंद्र सरकार हो, भले वो राज्य सरकार हो, उनका सबसे पहला काम सेंट्रल, उनकी इकोनॉमिकल जो पावर होती है उस पे, इसी पे बेस्ड होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात है क्या उत्पादन करें। सबसे पहली हमारी जो केंद्रीय समस्या है क्या उत्पादन करें, दूसरी है कैसे उत्पादन करें, तीसरी है किसके लिए उत्पादन करें, और तीसरी और चौथी भी है, मतलब चौथी और पांचवी भी है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग कैसे किया जाए, और पांचवी है संसाधनों का विकास कैसे किया जाए। बट अभी हमारा फोकस केवल इन तीन पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या उत्पादन करें। ये जो केंद्रीय समस्या है ये आखिर क्या है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन क्या होते हैं, सीमित, और दूसरी बात उनका वैकल्पिक क्या होता है, प्रयोग होता है। बहुत ही सिंपल। तो देखिए, आप ये जानते हैं कि कोई भी देश की सरकार है और उसकी एक जनता होती है, जैसे भारत है, भारत देश की राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, और भारत की जो जनसंख्या है वो एक विशाल जनसंख्या है, 135 करोड़ लोग हैं। अब 135 करोड़ लोगों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाओं की जरूरत है, जैसे कि उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, युद्धकालीन वस्तुएं, शांतिकालीन वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, बहुत प्रकार की वस्तुएं चाहिए होती हैं, विलासिता की वस्तुएं, है ना, अनिवार्य वस्तुएं, बहुत सारी प्रकार की वस्तुएं चाहिए होती है। ऐसी दोस्तों बहुत सारी वस्तुएं चाहिए होती है, पर क्या सारी की सारी वस्तुओं का हम उतनी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं जितनी आवश्यकता होती है? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। अगर आप पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाएंगे तो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन घट जाएगा। अगर आप युद्धकालीन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाएंगे तो शांतिकालीन वस्तुओं का उत्पादन घट जाएगा। अगर आप विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाएंगे तो भैया हमारी जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं उनका उत्पादन घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? रीजन समझिए, क्योंकि हमारे संसाधन क्या है, फिर द्वारा सीमित यानी दुर्लभ हैं, और उन दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। बार बार मैं आपको इस बात को ध्यान दे रहा हूं। देखिए, आप किसी भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, 11th में हो, 12th में हो, या फिर 6th 7th 8th में हो, जब भी अर्थशास्त्र पढ़ेंगे ना, आप इसको बिना समझे कभी भी अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आप मुझे ध्यान से सुनिए तो आपको ये चीज क्लियर होगी। तो देखिए, सबसे पहली जो समस्या उत्पन्न होती है एक देश की, वो होती है क्या उत्पादन करें। क्योंकि एक देश की जनता को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है अपने जीवन यापन के लिए। तो कोई भी जो गवर्नमेंट होती है, जो केंद्र सरकार होती है या राज्य सरकार होती है, उसकी सबसे पहली ये समस्या होती है कि उसके बाद जो भी उपलब्ध संसाधन है जो कि आवश्यकताओं की तुलना में कम है और उनका वैकल्पिक प्रयोग है, तो पहली उनकी ये समस्या होती है कि इन दुर्लभ संसाधनों का हम कौन कौन सी वस्तुओं को बनाने में प्रयोग करें और कौन कौन सी वस्तु को प्रयोग बनाने में प्रयोग ना करें। क्योंकि मैंने आपको बताया संसाधन दुर्लभ है, जहां दुर्लभता है वहां पे चैन अपने आप को सेल्फ इनवाइट कर लेता है। बहुत ही सिंपल सी बात, क्योंकि संसाधन कम है और उनके वैकल्पिक प्रयोग है तो चैन की समस्या तो उत्पन्न होगी। तो एक देश की गवर्नमेंट को यह चुनना पड़ता है कि कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना है और कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करना है। इस वजह से ये जो समस्या है, इसके लिए मैंने मेन लाइन लिखी है कि यह वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के चेन से संबंधित है। अब चेन करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि भैया जिनसे ये वस्तुएं बनेगी ना, सेवाएं बनेगी ना, वो जो संसाधन है ना, वो क्या है? दुर्लभ। तो दुर्लभ है तो चयन तो अपने आप ही करना पड़ेगा।
सिंपल सी बात। भाई गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि जो शांतिकालीन वस्तुएं, युद्धकालीन वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं और बहुत सारे प्रकार की वस्तुएं, कौन कौन सी का उत्पादन करना है और कौन कौन सी का उत्पादन नहीं करना है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए मैं आपको एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपने 1 किलो आटा गूंदा, ठीक है, 1 किलो आटा गूंदा, 1 किलो आटे को आपने गूंदा, आप उससे पूड़ी भी बनाना चाहते हो, आप उससे पराठे भी बनाना चाहते हो, आप उससे रोटी भी बनाना चाहते हो। अब नेचुरल सी बात है, आटा अगर उससे केवल पूड़ी बनती तो फिर तो समस्या ही खत्म थी। पहली बात तो आपका जो आटा है वो कम है, यानी दुर्लभ है। दूसरी बात, आप उससे पूड़ी भी बना सकते हो, आप उससे रोटी भी बना सकते हो, आप उससे पराठे भी बना सकते हो, यानी आप एक से ज्यादा कार्यों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। पहली बात, अगर आप पूड़ियों की संख्या बढ़ाओगे तो पराठे की संख्या क्या हो जाएगी? कम। अगर पराठों की संख्या बढ़ाओगे तो पूड़ी की संख्या क्या हो जाएगी? कम। तो नेचुरल सी बात है। तो इसलिए पहली जो केंद्रीय समस्या होती है मेरे दोस्तों, वो मुख्य रूप से जो वस्तु होती हैं, जो सेवाएं होती हैं, उनके उत्पादन के चेन से संबंधित होती हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं ये, क्योंकि जहां पे दुर्लभता होगी और उनका वैकल्पिक प्रयोग होगा, चैन सेल्फ इनवाइट होगा, चैन अपने आप आ जाएगा कि हाँ भाई बुलाया मुझे किसी ने क्या। सिंपल सी बात। आप मुझे ध्यानपूर्वक सुनिए, मेरी इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आप इसके बाद कोई भी चैप्टर पढ़ना, इस चीज को ध्यान में रखना, आपको समझ आ जाएगा कि अर्थशास्त्र इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों है, क्यों पूरी दुनिया में अर्थशास्त्र की इतनी मांग है, क्यों नहीं लोगों को ये अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको इसकी मूलभूत आवश्यकता नहीं पता दोस्तों, इसकी मूल धारणा नहीं पता। तो पहली समस्या किसी भी देश की सरकार को जो सहन करनी पड़ती है वो ये करनी पड़ती है कि जो उसके उपलब्ध संसाधन है, जिनका वैकल्पिक प्रयोग है, उनमें से वो उनका प्रयोग करके कौन सी वस्तु बनाए और कौन सी वस्तु ना बनाए। क्लियर है? पहला निर्णय तो ये होता है। यानी इस समस्या के अंतर्गत एक देश की गवर्नमेंट को 2 महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। पहले निर्णय में देश की गवर्नमेंट को यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन कौन सी वस्तु बनाई जाए और कौन कौन सी वस्तु नहीं बनाई जाए। क्लियर? अब जो जो वस्तुएं नहीं बनेगी तो उसका तो लोचा खत्म हो गया, उसको तो हटाओ साइड। अब दूसरी बात ये आ गई कि भैया पहले निर्णय में तो ये तो डिसाइड हो गया कि क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या नहीं बनाएंगे। क्लियर? हमने ये सोच लिया। दूसरे निर्णय में हम ये देखेंगे कि जो हमने सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विस सिलेक्ट की है, यानी संबंधित वस्तुएं तथा सेवाएं जो सिलेक्ट की हैं, उनमें से कितनी मात्रा में बनाए। अगर आप एक की मात्रा बढ़ाएंगे तो दूसरी की मात्रा को घटाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संसाधन दुर्लभ है। अगर आप विलासिता की वस्तुओं को बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए एसी, लग्जरी कार्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स, इनका उत्पादन ज्यादा करोगे तो भैया पंखों का उत्पादन कम करना पड़ेगा, जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उनका उत्पादन कम करना पड़ेगा। नेचुरल सी बात है दोस्तों, बहुत ही सरल सी बात है। अगर आप पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाओगे तो आपको उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कम ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा यार? रीजन है ना, क्योंकि संसाधन हमारे क्या है? सीमित है। तो जो ये पहली समस्या है, इसके अंतर्गत 2 आर्थिक निर्णय लेने पड़ते हैं। पहले आर्थिक निर्णय में ये निर्णय लेना पड़ता है देश की गवर्नमेंट को कि कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाए और कौन कौन सी वस्तुएं नहीं बनाई जाए। और जो पहले निर्णय में चयनित वस्तुएं होती हैं, जो चुनी हुई वस्तुएं होती हैं, कितनी मात्रा में बनाया जाए। अगर एक की मात्रा बढ़ाएंगे तो दूसरे की मात्रा को घटाना ही पड़ेगा, जिसके वजह से दोस्तों हमें एक ऐसा संयोग चुनना पड़ता है। यहीं से हमारा उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से हम एक बेस्ट संयोग को चुनते हैं, जो कि इसके नेक्स्ट वीडियो में 3rd पार्ट में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा फेस कैम के वीडियो के माध्यम से। पहले भी वीडियोस बना चुका हूं मैं उत्पादन संभावना वक्र में, बट मैं अभी दोबारा से आपको बताऊंगा। और ये जो वीडियो है ना केवल फर्स्ट ईयर बल्कि 3rd ईयर, 2nd ईयर और भैया 11th 12th वालों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे उत्पादन करें। ये जो समस्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक ना केवल गवर्नमेंट ने क्या किया, विचारने की प्रक्रिया है, क्या क्या वस्तुओं का उत्पादन करना है, कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करना है, कितनी मात्रा में करना है। क्या केवल सोचने से वस्तुओं का उत्पादन हो गया? क्या नहीं हुआ ना।
अभी उत्पादन करना बाकी है। इसलिए जो कैसे उत्पादन करें, ये जो समस्या है ना, ये वस्तुओं के संगठन से संबंधित है, यानी उसको वास्तविक रूप में उत्पादित, ये केवल विचारने की प्रक्रिया और ये करने की प्रक्रिया है। ये केवल थिंकिंग है और ये एप्लीकेशन है एक तरीके से। तो यह वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन की तकनीक या फिर विधि के चयन से संबंधित है। अब यह तकनीक क्या होती है? किसी भी वस्तु, किसी भी सेवा के निर्माण के करने के तरीके को ही तकनीक या फिर विधि कहते हैं। अगर मैं आपको इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, पहले जो खेती होती थी तो जो किसान होता था वो अपने श्रम का ही अधिक प्रयोग करता था। फिर धीरे धीरे उसने बैलों का प्रयोग किया, फिर धीरे धीरे उसने ट्रैक्टर का प्रयोग किया और फिर धीरे धीरे उसने अत्याधुनिक मशीनों का भी प्रयोग करने लगा। देखिए, खेती करने का काम सेम है, बट उसको करने का तरीका बदलता जा रहा है। जैसे अगर मैं अपने आप से जोड़ूं तो देखिए, पहले मैं आपको कैसे पढ़ाता था, कितने स्लाइड के माध्यम से पढ़ा रहा था, अब मैं आपको फेस कैम के माध्यम से पढ़ा रहा हूं और कभी मैं आपको लाइव चैट के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, पढ़ाना क्रिया सेम है, बट उसको करने का तरीका बदल रहा है। तो तकनीक क्या होता है? किसी भी कार्य करने का तरीका, बहुत ही सिंपल। तो यार आप ये समझिए, हमने पहले निर्णय में ये डिसाइड कर लिया कि कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाएगी और कौन कौन सी नहीं बनाई जाएगी पहले आर्थिक निर्णय में। दूसरे आर्थिक निर्णय में हमने उसकी मात्रा को डिसाइड कर लिया। क्या वस्तुएं बन गई? नहीं। अब वस्तुओं को बनाना है, तभी यहां पे देखिए उत्पादन की तकनीक के चयन से संबंधित है। चयन, अब दो प्रकार की तकनीकें होती हैं, एक होती है श्रम प्रधान तकनीक और एक होती है पूंजी प्रधान तकनीक। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि श्रम प्रधान तकनीक वह तकनीक होती है जिसमें वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण केवल श्रम से किया जाता है। बिल्कुल गलत, ऐसा कभी मत सोचना। देखिए, श्रम प्रधान, प्रधान बोला है यानी श्रम ज्यादा है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि पूंजी ना हो। देखिए, श्रम प्रधान तकनीक हो या पूंजी प्रधान तकनीक हो, दोनों में श्रम होगा, दोनों में पूंजी होगी, पर जिसमें पूंजी ज्यादा लगी होगी वो पूंजी प्रधान तकनीक होगी और जिसमें श्रम ज्यादा लगेगा वो श्रम प्रधान तकनीक होगी। अगर मैं इसे और अच्छे तरीके से बताऊं कि श्रम प्रधान तकनीक वह तकनीक होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन पूंजी की अपेक्षा श्रम का ज्यादा प्रयोग करके किया जाता है, यानी हैंडमेड वस्तुएं। पहले आपने देखा होगा कि जितनी भी भारत में वस्तुएं बनती थी मुगल काल में, मुगल काल की बात कर रहा हूं, तब हस्तकला हमारी बहुत ज्यादा फेमस थी, शिल्प कला बहुत ज्यादा फेमस थी। जितने भी भारत में उत्पाद बिकते थे वो हाथों के ज्यादा बने होते थे, मशीनों का उसमें प्रयोग किया जाता था बट बहुत कम मात्रा में, बहुत ज्यादा कम। तो इसलिए वो श्रम प्रधान तकनीक थी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बहुत ही सिंपल, श्रम प्रधान तकनीक हो या फिर पूंजी प्रधान तकनीक हो, श्रम और पूंजी दोनों ही चाहिए होते हैं, बट जिसमें हम श्रम का ज्यादा प्रयोग करते हैं वो श्रम प्रधान तकनीक, जिसमें हम पूंजी का ज्यादा प्रयोग करते हैं वो पूंजी प्रधान तकनीक, बट चाहिए होते हैं दोनों। तो भैया, दूसरी जो केंद्रीय समस्या होती है, इस समस्या में एक देश की गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो चुनी हुई वस्तुएं हैं जिनकी मात्रा डिसाइड कर ली गई है, अब उनको हम किस तकनीक से बनाए, या तो श्रम प्रधान तकनीक से बनाए या फिर पूंजी प्रधान तकनीक से बनाए। तो दोनों तकनीक में से किसी एक का चयन करना ही क्या होता है, कैसे उत्पादन किया जाए। तो कैसे उत्पादन किया जाए कि ये जो समस्या है एक्चुअल में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के चयन से संबंधित है, यानी श्रम और पूंजी प्रधान में से किसी एक को चुनना पड़ता है। तो देखिए क्या करती है गवर्नमेंट ये करती है कि जो वस्तुएं समाज के लिए हितकारी होती हैं, हितकारी मतलब जो समाज के लिए, जो गरीब वर्ग के लिए होती है, वो उसका निर्माण वो श्रम प्रधान तकनीक से करती है ताकि लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि श्रम प्रधान जो तकनीक होती है ना दोस्तों, वो अल्प विकसित देशों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि उससे उनकी बेरोजगारी की समस्या सुलझ जाती है। जबकि जो पूंजी प्रधान तकनीक होती है वो विकसित जो देश होते हैं यानी अमीर देश होते हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, यूके, ये जितने भी देश हैं उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, श्रम नहीं होता, तो उनके लिए श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान तकनीक बेनिफिशियल होती है। तो आई थिंक आपको ये बात भी क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं, हमने पहली में ये समझ लिया कि
क्या उत्पादन करें, यानी कौन कौन सी वस्तुओं का निर्माण करना है और कौन कौन सी का नहीं करना है, पहले निर्णय में। दूसरे में हमने उसकी मात्रा को डिसाइड कर लिया। दूसरी केंद्रीय समस्या में हमने दोनों में से श्रम प्रदान और पूंजी प्रदान में से कोई एक तकनीक का चयन कर लिया, या फिर किसी के लिए हमने श्रम प्रदान को चुना और किसी को हमने पूंजी प्रदान के लिए चुना। अब बात करते हैं किसके लिए उत्पादन करें। देखिए दोस्तों, किसके लिए उत्पादन करें, ये जो समस्या है बहुत सारे विद्यार्थियों को समझने में काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ 11th-12th को, तो मुझे बच्चों को ये भी समझ आ जाती है, ये भी आ जाती है, बट इसको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आई थिंक आपको भी होती होगी, बट इसकी मेन बात को पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूं 1 बाय 1 करके। यह वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण से संबंधित है। वितरण, अब देखिए दोस्तों, अगर एक देश की जो जनता होती है, ठीक है, एक देश की जो जनता होती है, उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक उच्च वर्ग जो कि अमीर लोग होते हैं, एक मध्यम वर्ग जो कि ना ज्यादा अमीर होते हैं ना ज्यादा गरीब होते हैं, एक होते हैं निम्न वर्ग जो कि बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। अब भैया देश की गवर्नमेंट को यह निर्णय लेना पड़ता है कि जो वस्तुओं का वितरण है ना, वो किस वर्ग को किया जाए, मतलब उच्च वर्ग को किया जाए या निम्न वर्ग को किया जाए, या फिर हम निम्न वर्ग उच्च वर्ग को, यानी किसके लिए। देखिए किसके लिए यानी मतलब मध्यम वर्ग के लिए, या मध्यम वर्ग के लिए मध्यम वर्ग हो गया, निम्न वर्ग हो गया और उच्च वर्ग हो गया। तो मतलब यहां पे ये है कि इस केंद्रीय समस्या के अंतर्गत एक देश की गवर्नमेंट को ये निर्णय लेना पड़ता है कि वो जो वस्तुएं बनके अब तैयार हो गई है उसका वितरण यानी कैसे किया जाए। अब देखिए, आपने ये देखा भी होगा कि जो गरीब लोग होते हैं, जो गांव देहात में रहते हैं, उनको गेहूं 2 रुपए किलो में मिल जाता है, पर जो लोग अमीर लोग होते हैं, जो अपार्टमेंट में रहते हैं, बड़े बड़ी लग्जरी कार्स में घूमते हैं, उनको वही गेहूं 2 रुपए का ना मिलके 50 रुपए किलो मिल रहा है। तो इससे गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश करती है, इससे जो आय का जो डिफरेंस होता है ना लोगों का, जो बहुत ज्यादा अमीरी गरीबी होती है, उसको प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसे आपने देखा भी होगा कि जो भी लोग आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट उनको सीएसडी के माध्यम, सीएसडी कैंटीन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराती है, ताकि उनको कुछ फायदा हो, क्योंकि वो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं दोस्तों, मध्यम वर्ग के लोग। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं किसके लिए उत्पादन करें। ये जो केंद्रीय समस्या है, इसमें मूलभूत रूप से एक देश की गवर्नमेंट को यह निर्णय लेना पड़ता है कि जो वस्तुएं बनकर तैयार हो गई है उसका समाज के विभिन्न वर्गों में कैसे बंटवारा किया जाए। जो उच्च वर्ग को करते हैं ना, उसमें हेवी टैक्स लगाया जाता है। जो बहुत ही ज्यादा गरीब वर्ग होता है उसे फ्री में भी दे दिया जाता है, या 1 रुपए किलो या 2 रुपए किलो, और जो मध्यम वर्ग है ना, उस के लिए आर्थिक सहायता दे दी जाती है, यानी ताकि सारे की सारी जनता को फायदा हो, कोई भी भूखा ना मरे। मेरी बात समझ आ रही है आपको। अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन के दौरान आपने सुना कि किसी भी अमीर व्यक्ति को या फिर मध्यम वर्ग को राशन मिला, नहीं मिला। सबको किसको मिला, जो बीपीएल कार्ड, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको ही मिल रहा है ना, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो तो अपना गुजारा कर लेंगे, मध्यम वर्ग भी कर लेंगे, बट जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, वो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, हम सबका भी फर्ज बनता है उन सबका सपोर्ट करना, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मतलब हमारे देश में या पूरे विश्व में ही महामारी का कहर ढहा रहा है। तो हमें भी कोशिश करनी है, अगर आप देखते हैं अपने आसपास कोई गरीब है और उसको खाना नहीं मिल रहा, तो प्लीज आप उसे कम से कम 2 रोटी 1 रोटी तो दें, ताकि वो बेचारा मरे ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।